आदाब। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पर की तनकीद। सरदार पटेल की विरासत को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। सरदार साहब के एक बहुत बड़े मुजस्समे की नकाब कुशाई की। किसानों का दिल्ली तक मार्च मुलतवी। किसान रहनुमा सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हमने जत्थे को वापस लेने का लिया फैसला। मीटिंग के बाद बताएंगे आगे की हिकमत अमली। महाराष्ट्र की शिकस्त के बाद अघाड़ी ने फिर उठाया ईवीएम का मामला। महायुति ने पूछा, हारने के बाद ही बैलेट पेपर क्यों आते हैं। राहुल नार्वेकर बिला मुकाबला मुंतखब होंगे असेंबली के स्पीकर। कल होगा बाज़ाब्ता ऐलान। सदर के मुल्क से फरार होने के बाद शाम के वजीर आजम ने इक़्तिदार को बागियों के हवाले करने पर किया इत्तफाक। आज़ादाना और फौरी इंतखाबात की ज़रूरत का किया इजहार। दमिश्क में वाक़े ईरानी सिफारत खाने में तोड़ फोड़। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 समाज से महरूम भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का किया मुजाहरा। भारत ने जीते 55 तमगे। 23 ममालिक में भारत ने बनाया 5वां मकाम। खबरें तफसील से। इंतखाबी नताइज और महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के इतने दिनों बाद भी इंडी अघाड़ी की ईवीएम चल रही हैं। हुक्मरान महायुति इत्तेहाद ने अपोजिशन पार्टी के लीडरों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त को कबूल करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर चल रहे तनाज़े के दरमियान शरद पवार सोलापुर के मरकज वाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल रही है, लेकिन हम ईवीएम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर सख्त हमला किया है। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, शरद पवार अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी इत्तेहाद को असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि अपोजिशन को महाराष्ट्र के अवाम की तरफ से दी गई वाज़ेह अक्सरियत का खैर मकदम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां अपोजिशन जीतती है वहां ईवीएम अच्छी है। ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ। ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं। उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। महाराष्ट्र असेंबली में एक बार फिर बीजेपी का स्पीकर होगा। बीजेपी एमएलए राहुल नार्वेकर ने आज नामजदगी के आखिरी दिन असेंबली स्पीकर के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, दोनों नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार,
बीजेपी के रियासती सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और दीगर रहनुमा राहुल नार्वेकर के साथ नामजदगी के वक्त मौजूद थे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है और किसी दूसरे उम्मीदवार ने पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया है, इसलिए राहुल नार्वेकर बिला मुकाबला असेंबली के स्पीकर मुंतखब होंगे। राहुल नार्वेकर के पास मुसलसल दूसरी बार असेंबली स्पीकर की जिम्मेदारी होगी। राहुल नार्वेकर असेंबली स्पीकर के लिए नामजद किए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, आदरणीय नड्डा जी, हमारे चाहते लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का मन से शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पे विश्वास दर्शाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभागृह के मेरे जो साथी हैं उन सभी के साथ से आने वाले समय में मैं उनके माध्यम से, सभागृह के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को न्याय दूंगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के 9 मुंतखब मेंबरान असेंबली ने ऐवान में हलफ लिया। हफ्ते को महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया था और ईवीएम के मुकाबले पर हलफ लेने से इनकार कर दिया था। आज उसका लहजा बदला बदला लग रहा था। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के लीडर रोहित पवार ने कहा कि हफ्ते को हमारा एहतजाज अलामती था और अगर हमने हलफ न लिया होता तो ऐवान में लोगों के कल विरोध किया, आज शपथ ली। कल वो सिंबॉलिक विरोध किया और शपथ ली। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों का प्रश्न अधिवेशन में कैसे मांडते थे? तो अभी लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में अगर विषय अधिवेशन में मांडना है तो हमको शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम नहीं लेते तो यहाँ पे जो मन में आते वो सत्ता वाले लोग करते, इसलिए उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे शपथ ली। किसानों का दिल्ली मार्च मुलतवी हो गया है। किसान लीडर सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आज हमने जत्था वापस लेने का फैसला किया है। मीटिंग के बाद हम आपको आगे के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को सिर्फ चंद मीटर के फासले पर रोक दिया। एहतजाज करने वाले किसानों और सिक्योरिटी अहलकारों के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। किसान कम अज कम इमदादी कीमत यानी एमएसपी की तलाफी, कानूनी जमानत और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए पुरअज़्म है और हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली मार्च शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो, जो एमएसपी कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है, उस चीज को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हरियाणा में मुनक़िद गीता महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज हमें गीता में दी गई तालीमात को अपनाने की जरूरत है। देश के सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं जब ऐसी ताकतों को कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 60वें यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये पहला मौका है जब BSF राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर ने इस तकरीब की मेज़बानी की। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि BSF ने 6 दहाइयों से मुल्क के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे BSF के जवानों ने किया है। और इसी का कारण कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां BSF का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान हैं, उससे निपट लेंगे। ताउन और दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी इज्जत नहीं दी गई। इतने साल हो गए एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही थी। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का काम। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे और विंडो ट्रेन के जरिए वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक का मुआयना शुरू किया। बनारस रेलवे स्टेशन पर सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में उन्होंने कहा कि अकीदतमंदों को ट्रेन की बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ खातिर खा इंतजाम किए जा रहे हैं। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने DD न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि महाकुंभ के लिए रेलवे की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उन्होंने बताया कि कई रेलवे रूट्स पर रेलवे पुल भी मुकम्मल हो चुके हैं, कई नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बातचीत में क्या कहा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार जी वाराणसी में हैं और ख़ास यह है कि महाकुंभ के लिए किस तरह की तैयारी रेलवे कर रहा है उस पर निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। ये क्या क्या योजनाएं हैं जो वाराणसी और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बीच में हैं, जो आप लोग पूरा कर ले रहे हैं? जो हमारा जो वाराणसी से प्रयागराज का जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो डबलिंग है वो पूर्ण हो चुका है और ऑलरेडी 9 तारीख से उसमें NI का कार्य शुरू हो गया और 11 तारीख को CRS महोदय द्वारा उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। भारतीय रेलवे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाई है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने की, वो आप देख सकते हैं कि वो कार्य आज जमीन पर है और हम लोग इन कार्यों को आगे देख रहे हैं। और आज एक बहुत गौरव की बात है कि जिसमें जो कि माननीय रेल मंत्री जी आज इसका निरीक्षण करेंगे और ये 11 तारीख से इसको CRS द्वारा कर लिया जाएगा। तो इसके द्वारा जो हमारी नंबर ऑफ ट्रेन्स जो हैं जो कि वाराणसी और मंडवाडीह और प्रयागराज के बीच में चलेंगी वो जस्ट डबल हो जाएंगी और यही हमारा उद्देश्य है कि हम यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाए। जब कुंभ में लोग आएंगे तो फिर काशी में भी आएंगे ही, तो रेलवे
अलग से व्यवस्थाएं कर रहा है तीर्थयात्रियों के लिए, वो क्या व्यवस्थाएं हैं काशी में खासतौर से? स्पेशली स्पेशल ट्रेन हैं, कई स्पेशल ट्रेन तो हम लोगों ने रिंग सर्विस बना दी है कि वो प्रयाग से बनारस, बनारस से जौनपुर, अयोध्या, फिर पुणे प्रयाग, और इसमें भी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है, एक क्लॉकवाइज चलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, बनारस स्टेशन। उत्तर प्रदेश के संभल तशद्दुद मामले में पुलिस ने मुबैना सहाफ़ी नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम पर तशद्दुद में हलाक होने वालों के नाम QR कोड से रकम मांगने का इल्ज़ाम है। SP कृष्णा अशनोई ने कहा कि मुलजिम पर लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़काने का भी इल्ज़ाम है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो QR कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318, 338, 336, 340 BNS में और इस अभियुक्त नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है और आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उधमपुर जिले के रामबल इलाके में आपसी लड़ाई और खुदकुशी के मुबैना वाक़े में 2 पुलिस अहलकार हलाक और 1 जख्मी हो गया। उधमपुर के SSP अमूद नागपुरे के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये साबित हुआ है कि वाक़े में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। मुतवफ़्फ़ी पुलिस अहलकारों को पोस्टमार्टम और दीगर कार्रवाइयों के लिए GMC उधमपुर मुंतकिल कर दिया गया। सुबह 6:30 बजे की वारदात है और ये सुपोर से तलवाड़ा की तरफ ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे थे और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने जो इनिशियल तफ्तीश की है उससे साबित हुआ है कि AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ है। 2 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई है, तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सेफ है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदारों के गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से 4 धामों की सरमाई यात्रा का आगाज किया। गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी अकीदतमंदों को चारों धामों के दर्शन का मौका मिलेगा। सरमाई यात्रा को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। तीर्थ पुरोहित इसे हुकूमत की अच्छी कोशिश मान रहे हैं। सरमाई यात्रा के आगाज से जहां अकीदतमंदों में काफ़ी जोश और खरोश है, वहीं मकामी लोग भी काफ़ी खुश हैं। पहले ही दिन अकीदतमंदों की अच्छी खासी तादाद दर्शन के लिए पहुंची। चंडीगढ़ पुलिस ने इंसाफ के 3 कवानीन की मुकम्मल तामील पर एक डेमो सीरीज पर एक नुमाइश तैयार की है। हाल ही में इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारे नामनिगार ऋषि कुमार ने इस डेमो टीम का जायजा लिया। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए यह एक स्वर्णिम पल है जब चंडीगढ़ ने भारत की 3 नए कानून, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम, तीनों को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, इसको हमने चंडीगढ़ में एक डेमो के रूप में देखा है। क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के अंतर्गत 1 से लेकर 9 चरणों तक इसको संपन्न किया जाता है। इसमें चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा केंद्र शासित इलाका है जिसमें रेस्पॉन्स टाइम जो है 3 से 5 मिनट का है। अगर इसमें देखें तो फॉरेंसिक सूचना को शामिल करना, जिसमें 7 साल या अधिक वाला अपराध इसमें जरूरी है, इसको शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके लिए अब केवल 14 दिन की FIR उसे करना अंतर्गत करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि सभी अपराधों का डाटा रखती है, उसे कहते हैं चित्रा खोजी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और साक्ष्य अधिनियम, तीनों कानूनों के बाद अब देश में कहा जा सकता है कि हम एक आधुनिक भारत की ओर बढ़ते हुए कानूनों के साथ लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। पूर्व में जो ब्रिटिश कानून थे उसका सीधा मकसद था दंड देना, और इन कानूनों के माध्यम से अब देश का मकसद है न्याय देना। निश्चित तौर से चंडीगढ़ ने इस मामले में
एक बड़ी सफलता हासिल की है कि इन कानूनों को बहुत जल्द लागू किया है। पूरी की पूरी प्रक्रिया में अब पारदर्शिता है और समयबद्ध न्याय की प्रक्रिया है। कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, चंडीगढ़। दिल्ली में कुछ दिनों की राहत के बाद AQI एक बार फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI फिर से 300 को पार कर गया है। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 374 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शादीपुर में AQI 370 तक पहुंच गया। नेहरू नगर में AQI 366 तक पहुंच गया। इसके अलावा लोधी रोड में सबसे कम AQI 184 रिकॉर्ड किया गया। हाल ही में दिल्ली का AQI 200 से नीचे आ गया था। इधर दिल्ली में सर्द लहर जारी है। IMD के मुताबिक आज दिल्ली का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर बहरीन के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन के शहर मनामा में श्रीनाथ जी मंदिर का दौरा किया। S जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने दिन की शुरुआत मनामा में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के दौरे से की। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कतर में दोहा फोरम से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक का अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अमेरिकी डॉलर का मुकाबला करने के लिए नई ब्रिक्स करेंसी मुतारिफ कराने की कोई तजवीज़ नहीं है। The United States is our largest trade partner. We have no interest in weakening the dollar at all. Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. शाम में बागियों ने तख्ता पलट कर दिया है। शामी बागियों ने सरकारी टेलीविजन पर नश्र होने वाले एक बयान में दमिश्क की आज़ादी और असद हुकूमत को हटाने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की जेलों से बिला जवाज हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया है। हमस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद शामी बागी सड़कों पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। शाम के आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि सदर असद खानदान की 50 साला आमिराना हुकूमत अब खत्म हो गई है। शामी बागियों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने और उस पर कब्जा करने की वजह से सदर असद भी दमिश्क से फरार हो गए हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन का हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। उन्होंने पहली इनिंग्स में 141 गेंदों पर 140 रन बनाए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5 मैचों में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। भारत ने पर्थ टेस्ट 295 रन से जीता था। सीरीज का तीसरा मैच 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा ग्राउंड में खेला जाएगा। और नाज़रीन, खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए। आदाब।